वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट की पीटी 365, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो प्रीलिम्स के अंदर रूल है वो सभी जानते हैं, काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एज ए स्टैटिक पोर्शन एंड एज वेल एज ए करंट अफेयर्स, दोनों ही तरीके से काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से जो ये डॉक्यूमेंट है वो विजन ने भी काफ़ी बड़ा क्रिएट किया है, काफ़ी बड़ा बनाया है। अराउंड 130 पेजेस के आसपास इसमें पेज है, जो कि इसकी इम्पोर्टेंसी को बताते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा हॉलिस्टिकली, काफ़ी ज़्यादा डीपली एक एक इशू को अच्छे से देखते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टेबल कंटेंट जो है इसका वो बता देता हूँ कि टेबल कंटेंट में क्या क्या रखा गया है। पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा कंटेंट है। तो स्टार्टिंग देख लो, क्लाइमेट चेंज से इन्होंने की है। देन फिर ग्लोबल सिनेरियोज क्लाइमेट चेंज के अंदर एक टॉपिक सब टॉपिक इन्होंने बनाया है। फिर इसी तरीके से इसको आगे ले जाते हुए इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेज रही हैं, कन्वेंशंस रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स रहे हैं, उनकी यहाँ पे बात की गई है। इसी तरह से डिफरेंट टॉपिक यहाँ पे आते जाएंगे, जिनके साथ हम डील करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए, ज़्यादा बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लाइमेट चेंज से ही स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्लोबल सिनेरियो क्या है, यदि इसकी आज बात की जाए कि क्लाइमेट चेंज में क्या ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है। आपको पता है क्लाइमेट काफ़ी रैपिडली चेंज हो रहा है। आपको पता है जैसे अभी भी राइट नाउ हम बात करें तो ड्रास्टिकली, सडनली, अचानक से, ग्रेजुअल नहीं हो रही हैं चीज़ें, गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो सडन गर्मी का स्टार्ट होना क्या है, किस चीज़ को शो कर रहा है? कुछ तो अब नॉर्मल है, कुछ तो नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जिस तरह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रही हैं, जिस तरह से लाइक साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ रही हैं, जिस तरह से वेरियस फिनोमिना नज़र आ रहे हैं जो कि अब्रप्ट हैं, जो कि किसी सीक्वेंस को फॉलो, जो कि किसी ऑर्डर में नहीं है, अब्रप्ट है काइंड ऑफ। और ये सब चीज़ें डिनोट कर रही हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज को लेकर कंट्रियाँ काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। आपको पता है IPCC की रिपोर्ट निकलती है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बारे में स्टार्टिंग में ही इन्होंने बता दिया है। उससे पता चल जाता है कि इस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंसी कितनी ज़्यादा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, कन्वेंशंस किए जा रहे हैं। ठीक है, कन्वेंशंस रखे गए हैं, बनाए गए हैं, हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है कैसे भी करके कि इस चीज़ को रोका जाए। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब तक है जो, यदि हम प्री इंडस्ट्रियल एरा की बात करते हैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उसकी तुलना में आज हम यदि देखते हैं तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ चुका है। अब हमारा टारगेट है, ठीक है, कि हमको कैसे भी करके इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रोकना है। यदि नहीं हो पाता है, चीज़ें एक्सट्रीम चली जाती हैं, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तो रोक ही लेना है 21 सेंचुरी के अंदर। ये कुछ टारगेट्स हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, उनके लिए कमिटमेंट्स अपनी अपनी तरफ से सभी सरकारें देती रहती हैं। वही सब चीज़ों को हॉलिस्टिकली अब यहाँ पे देखते हैं हम। एक चीज़ मैं इसमें और एडिशनल आपको ऐड कर दूँ, यदि जैसे कि एक टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, वो टिपिंग पॉइंट आ जाता है। टिपिंग पॉइंट मतलब जहाँ से चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाएंगी, एक थ्रेशोल्ड जो होगा, यदि वो आ जाता है, मान लो ऐसा बताया जा रहा है कि यदि टेम्परेचर एक बार एक टिपिंग पॉइंट से ऊपर चला गया तो चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाएंगी, एंड देन फिर हमारा दोबारा से चीज़ों को रिस्टोर करना मे भी पॉसिबल ना हो पाए। और ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है, जो मोस्ट ऑफ द क्रिएचर्स का एग्जिस्टेंस है अर्थ के ऊपर से, वही खतरे में पड़ जाए। इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना यहाँ पे है। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक हमारे सामने कंसर्न है। कोई एक चीज़ जो कि इसको रोक सकती है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यदि कार्बन कैप्चरिंग की जा सके, है ना, आर्टिफिशियली कार्बन कैप्चरिंग की जा सके। वैसे हमारे जो पेड़ होते हैं वो तो कार्बन कैप्चर करते ही हैं। आर्टिफिशियली में हम कुछ ऐसा कर पाए, सिस्टम क्रिएट कर पाए, कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट ऐसा हो कि कार्बन कैप्चरिंग की जा सके, तो इस चीज़ को रोका जा सकता है। लेकिन अभी पता नहीं वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हालांकि उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ को, ग्लोबल सिनेरियो क्या है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आज। उसमें टॉपिक है 1.1.1, दैट इज IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट। तो उनकी 6 नंबर की असेसमेंट रिपोर्ट जो है, उसका भी पार्ट थर्ड करके इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो देखते हैं कि IPCC है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी को देख लेते हैं। तो IPCC ने थर्ड पार्ट निकाला है अपनी 6ठी जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसका। ठीक है, और इसका क्या है, इनका नाम है असेसमेंट रिपोर्ट का क्लाइमेट चेंज 2022, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, कम करना। 2 वर्ड होते हैं, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन और मिटिगेशन में क्या अंतर होता है, कोई भी यदि बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, फर्दर हम उसके साथ डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देख रहे हैं कि भाई इस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो ये भी आपको याद रख लेना, किसी एग्जाम के अंदर आ सकता है। UPSC में आने की वैसे पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये रिपोर्ट है। तो इसकी जो वर्किंग ग्रुप है 3rd नंबर का, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है 5th असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर अपना।
ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है IPCC, ये है क्या, कैसे आया, कहाँ से आया, कहाँ इसका ओरिजिन होता है, तो उसको जीनेसिस देखते हैं इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1988 में क्रिएट किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1988 में IPCC बना है, और किन्होंने बनाया है, कैसे बनाया है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है UNEP, ये दोनों जो मिलते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका IPCC। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यदि आप IPCC के हम देखें तो ये प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स, है ना। तो ये कि एक तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है एक तरह से ऑल लेवल की साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोबारा देखो इसको, टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स विद साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दैट दे कैन यूज टू डेवलप क्लाइमेट पॉलिसीज। तो क्लाइमेट पॉलिसीज को डेवलप करने के लिए जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने की इसमें बात की गई है। ठीक है, तो किसको प्रोवाइड करेगा, सभी गवर्नमेंट्स को, ताकि वो अपनी जो लोकल पॉलिसी उसके बिहाफ पे बना सके। तो बताया गया टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स विद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट दे कैन यूज टू डेवलप क्लाइमेट पॉलिसीज। एंड दूसरा जो इसका मोटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है, वो है IPCC इज द UN बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो एक UN की बॉडी है, ये किसके रिगार्डिंग साइंस देखते हैं, ये क्लाइमेट चेंज के बिहाइंड क्या साइंस है उसको असेस करते हैं ना। अब देखते हैं 195 कंट्रीज इसमें मेंबर है, और इंडिया भी इसका मेंबर है, नो डाउट, है ना। अदर की इन्फॉर्मेशन इसके बारे में यदि हम देखें तो ये प्रिपेयर करता है असेसमेंट, जो रिपोर्ट्स हैं उनको स्पेशल रिपोर्ट्स बनाता है, मेथोडोलॉजी जो है रिपोर्ट्स को असेस करने की, है ना, ये सब चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। हाउएवर इट डज नॉट इटसेल्फ एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च, हालांकि खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है स्पेसिफिकली आपको। इन 2007 IPCC वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है 2007 के अंदर, किसको, IPCC को। ये ध्यान रखना है आपको स्पेशली ना, क्योंकि ये पीस के लिए ही काम कर रहे हैं। यदि क्लाइमेट चेंज को बदलने से रोक रहे हैं, तो जो फ्यूचर में ट्रेजेडी आ सकती है उसको रोक रहे हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं काइंड ऑफ उसके रिगार्डिंग, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो उससे कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। अब थोड़ा रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो इसने क्या किया है, अपडेटेड ग्लोबल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्रेस एंड जो प्लेस ली गई है उसके बारे में यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है थोड़ा। अब देखते हैं मिटिगेशन टारगेट फॉर अचीविंग क्लाइमेट गोल्स एज पर IPCC AR6। तो क्या मिटिगेशन टारगेट्स होने चाहिए ना। तो इसमें बताया गया कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि आपको कम रखना है टेम्परेचर को, टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए क्या जरूरी है, वो बात यहाँ पे बोली गई है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है पीक बिफोर 2025 रिड्यूस बाई 43% बाई 2030। तो इसको 43% से कम करना पड़ेगा 2030 आते आते। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 43% से इसको कम करना पड़ेगा। तो टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्लोबल GHG इमिशंस पीक बिफोर 2025, तो 2025 के पहले जो पीक रहेगा उसका 43% से इसको कम करना पड़ेगा 2030 के अंदर, है ना। और दूसरा जिसमें बताया है इन्होंने पॉइंट क्या बताया कि रीच ग्लोबल नेट जीरो CO2 इमिशन, कैसे भी करके 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो CO2 इमिशन को अचीव करना है, और मीथेन का रिडक्शन करना है 34% से। तो ग्लोबल लेवल पे बात चल रही है, यदि आपको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रोकना है टेम्परेचर को, तो ठीक है, तब बात चल रही है। आगे बताया गया टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो यदि रोकना है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, 2025 का जो पीक रहेगा उसको रिड्यूस करना है 27% से बाई 2030, एंड रीच ग्लोबल नेट जीरो बाई 2070। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, तो वो अचीव करने के लिए मिटिगेशन टारगेट बताया है IPCC AR6 के अंदर। ये आ सकते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टारगेट। अब आगे बताया गया है फॉर बहुत रैपिड एंड डीप GHG इमिशंस, तेजी से और जो डीप GHG इमिशंस हो रहा है उसके अंदर रिडक्शन करने के अंदर ना, आगे लाइन है रिडक्शंस। तो रैपिड एंड डीप GHG इमिशन रिडक्शंस, तो पूरा एक साथ पढ़ना है ये। इमीडिएट GHG इन ऑल सेक्टर्स फॉलो थ्रू आउट 2030-40-50 से बताया गया। नेगेटिव CO2 इमिशन आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट जीरो। ये बताया गया कि पहले तो आपको नेट जीरो बनना है, फिर नेगेटिव जाना है आपको, मतलब कार्बन कैप्चरिंग जो आप कार्बन रिलीज कर रहे हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए ओवरऑल। तो इसे बोलते हैं नेट जीरो या फिर नेगेटिव CO2 बोलते हैं इसको ना। अदर रिपोर्ट्स ऑफ AR6, तो AR6 की और दूसरी जो रिपोर्ट्स हम देखते हैं, और भी काफ़ी सारी रिपोर्ट आती हैं। तो रिपोर्ट जो थी वर्किंग ग्रुप फर्स्ट ने प्रोवाइड की थी रिपोर्ट, ठीक है। ये क्या था, इस रिपोर्ट का नाम था क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, और इसका नाम जो था ये था, सब चीज़ ये रिपोर्ट थी ना, इनको देख लेना थोड़ा सा आपको। एंड सिंथेसिस रिपोर्ट शेड्यूल टू रिलीज, इन सबका सिंथेसिस जो रिपोर्ट रहेगी वो 2023 में रिलीज होगी इस साल, वो शेड्यूल है ना, शेड्यूल है वो रिलीज होने के लिए। अब देखते हैं की फाइंडिंग है ना ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिपोर्ट। अब तो वैसे तो हमने देख लिया कि भाई मिटिगेशन टारगेट्स क्या होने चाहिए अचीव करने के लिए चीज़ों को। अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो की फाइंडिंग्स रही हैं और जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं रिपोर्ट के वो क्या है।
काइंड ऑफ। तो इसमें इमिशन ट्रेंड्स क्या देखने को मिल रहे हैं, पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं और की ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इमिशन जो ट्रेंड्स है वो देखने को मिल रहा है कि 2010 से 2019 में टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित जो जीएचजी इमिशन है कंटिन्यू टू राइज। देखो कुछ नेचुरल जीएचजी इमिशन तो होता है, जैसे मैथेन होता है, जब मार्शेज होते हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, काइंड ऑफ जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं वहाँ से भी नो डाउट इसमें होता है आपका इमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक जिनको बोलते हैं इमिशन जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से लगातार कंटिन्यूसली राइज हुआ है, ये बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। अब आगे बताता है कि 1850 के बाद में प्रेजेंट क्यूमुलेटिव नेट CO2 इमिशन, तो ये क्यूमुलेटिवली नेट CO2 इमिशन जो है 1850 से लेकर प्रेजेंट तक बढ़ा है, ठीक है। एंड नेट एंथ्रोपोजेनिक जीएचजी इमिशंस इंक्रीज इन 2010 अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर्स ग्लोबली, ये बात में यहाँ पे बताई गई है। आगे बताया गया है कि एवरेज एनुअल जीएचजी इमिशंस ड्यूरिंग 2010 से 19 हायर देन एनी प्रीवियस डिकेड। तो ये डिकेड जो रहा है उसके अंदर जो एवरेज एनुअल जीएचजी इमिशन हुआ है वो पहले की किसी भी डिकेड से ज़्यादा है। तो ये काफ़ी मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो ये शो कर रही है कि हम भले ही बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन जो दशक है, जो लेटेस्ट दशक है, वो सबसे ज़्यादा घातक दशक रहा है इमिशंस के अंदर। सबसे ज़्यादा इमिशंस इस पर्टिकुलर दशक के अंदर हुआ है हिस्टोरिकली अब तक के सभी दशकों में से। तो ये बोलना कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जा रहे हैं उसके लिए हम पूरी तरह से हम तैयार हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और फिर इस तरीके के डिकेड का आना काइंड ऑफ ये अपने आप में आयरॉनिकल है, विडम्बनापूर्ण ये है पूरा। अब देखते हैं रेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन 2010 से 2019 लोअर देन द प्रीवियस डिकेड, ठीक है। तो ये लेकिन एक लाइन और बोलिए कि रेट ऑफ द ग्रोथ बिटवीन 2010 से 2019 जो रही है वो लोअर देन प्रीवियस डिकेड रही है, तो ये भी देख लेना थोड़ा। अब देखते हैं सेक्टोरल शेयर ऑफ द टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक जीएचजी इमिशन का जो 2019 के अंदर यदि हम बात करें तो सेक्टोरल शेयर क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि भाई सबसे ज़्यादा जो रहा है, कलर कोडिंग वगैरह की गई है, तो यहाँ पे एनर्जी के अंदर हम जो एनर्जी सप्लाई सेक्टर्स के अंदर देखते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कोल की बर्निंग होती है, आपको पता है। अभी भी हमारे जो ज़्यादातर कोल जो एनर्जी हमको मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी एरिया के अंदर जो मिल रही है वो थर्मल एनर्जी है, और थर्मल से मिल रही है तो उसके अंदर जीएचजी इमिशन होता ही है, क्योंकि कोयल को उसमें आप जला रहे हो काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इमिशन हुआ है वो एनर्जी सप्लाई सेक्टर की वजह से हुआ है। सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री की वजह से, थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड जो यूज होते हैं। तो इसमें जो आपका मिथेन का काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जन होता है, जब राइस का कल्टिवेशन होता है तो भी मिथेन का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा होता है काइंड ऑफ। फॉरेस्ट्री जो हो गई, इन सब चीज़ों के अंदर भी मिथेन निकलता है और वो भी अपने आप में जीएचजी है काफ़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एंड आगे बताया गया बिल्डिंग को वगैरह बनाने में, ट्रांसपोर्ट वगैरह जब होता है तो इन सब चीज़ों के अंदर सेक्टर वाइज, है ना, काइंड ऑफ सेक्टोरल तरीके से। ये ना ग्लोबल ट्रेंड है ना, इसको देख लेना आपको, दीज ट्रेंड्स आर ग्लोबल ट्रेंड। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वो थर्मल एनर्जी का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिया था काइंड ऑफ, पर दीज आर द ग्लोबल ट्रेंड्स, है ना। तो ग्लोबल एनर्जी का प्रोडक्शन में अभी भी 34% जो है वो इमिशन कर रहा है, ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो किसके अंदर, जीएचजी इमिशन के अंदर 34% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखते हैं वेरिएशंस इन रीजनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीएचजी इमिशंस, है ना। तो रीजनल क्या वेरिएशंस है, तो हम देखते हैं कि एटलीस्ट 18 कंट्रीज सस्टेन जीएचजी इमिशंस रिडक्शन फॉर लोअर देन 10 ईयर्स। आगे मतलब रीजनल डिस्पैरिटी भी यहाँ पे है, वो भी बात बताई गई है। बताया गया कि 18 जो कंट्रीज है सस्टेन जीएचजी इमिशन रिडक्शन फॉर लॉन्गर देन 10 ईयर्स, तो लगातार 10 साल से ज़्यादा टाइम तक वो जीएचजी इमिशन के रिडक्शन को सस्टेन कर पाई है 18 कंट्रीज, एटलीस्ट 18 कंट्रीज, है ना। और जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं हैव मच लोअर पर कैपिटा इमिशन, इनका पर कैपिटा इमिशन काफ़ी कम है, ठीक है। एंड वैसे हम बात करिए थी CO2 की इमिशन के अंदर तो इंडिया है जो थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन हमारा पर कैपिटा इमिशन हमारा भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ये आपको ध्यान रखना है। देन द ग्लोबल एवरेज एक्सक्लूडिंग CO2 इमिटेड एंड फ्रॉम लैंड यूज लैंड, ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने बताया है पैरामीटर से, थोड़े से आप देख लेना। 10% ऑफ द हाउस होल्ड विद द हाइएस्ट पर कैपिटा इमिशन कंट्रीब्यूटेड डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज शेयर ऑफ द ग्लोबल हाउस होल्ड जीएचजी इमिशन। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे यही शो किया जा रहा है कि जो लेविश लाइफ स्टाइल जी रही है, जिन लोगों के पास पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्री वाइज भी चीज़ें देखी जा सकती है, वो ज़्यादा मतलब CO2 रिलीज कर रहे हैं काइंड ऑफ, वो ज़्यादा CO2 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं CO2 को रिलीज करने के अंदर, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अब देखते हैं इन एडिक्वेट करंट पॉलिसीज, तो करंट की जो पॉलिसीज हैं अभी वो इनएडिक्वेट है, पॉलिसी जो करंट में चल रही है। प्रोटेक्शन ऑफ मीडियम ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 2100 विदाउट ए स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिसीज। तो मतलब कि प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि मीडियम ग्लोबल वार्मिंग जो होगी 3.2 डिग्री तक बढ़ जाएगी यदि पॉलिसीज को स्ट्रेंथन नहीं किया गया, और ये तो बहुत ज़्यादा घातक है। 3.2 का बढ़ जाना मतलब सारे टिपिंग पॉइंट वगैरह क्रॉस हो जाना है एक तरीके से।
क्लाइमेट फाइनेंस की जब बात की जाती है तो फाइनेंसिस भी मे पॉसिबल अच्छे नहीं है। फाइनेंशियल जो फ्लोज है वो 3 to 6 टाइम लोअर है देन लेवल नीडेड बाई 2030 में जो लेवल चाहिए उससे 3 से 6 गुना कम है। ध्यान रखना है, वार्मिंग को यदि हमको 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना है तो उसके रिगार्डिंग 3 to 6 टाइम्स लोअर है जो फाइनेंशियल फ्लोज हो रहे हैं, फाइनेंशियल जो फ्लोज फ्लो हो रहा है, फाइनेंस जो फ्लो हो रहा है इस काम के अंदर, मतलब CO2 को रिडक्शन, CO2 के एमिशन को कम करने के अंदर, या फिर मैं यदि ज़्यादा प्रॉपरली बोलूँ तो ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन को कम करने के अंदर, CO2 नहीं, ग्रीन हाउस गैसेज बोलना जरूरी है ना। अब देखते हैं मैथेन इमिशन, जो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, काफ़ी पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, इसके बारे में देखते हैं ना। तो ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, तो रिसेंटली हुआ क्या है, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट हुआ है 2030 बेस लाइन रिपोर्टिंग के लिए, और किसने निकाली है ये रिपोर्ट, ये ध्यान रखना है, आपको नाम भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition CCAC, इन्होंने निकाला है किसके साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो CCAC और UNEP ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है, वो रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेस लाइन रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट निकली है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मीथेन का जो एमिशन है। मीथेन के बारे में देख लेते हैं, मीथेन के थोड़े कैरेक्टर्स देख लेते हैं थोड़ा सा हम, है ना, और भी चीज़ें देख लेते हैं मीथेन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है इसके कैरेक्टर ये क्या है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, मतलब कि रंगहीन और गंधहीन गैस है। प्राइमरीली देखा जाता है प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस रहता है, ये नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट है। पावरफुल जी काफ़ी ज़्यादा इसका जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल होता है, ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस पोटेंशियल इसका काफ़ी ज़्यादा है। यदि लाइफ स्पैन की हम बात करते हैं इसकी तो 20 साल होता है, फ्यूअर देन CO2 की तुलना में कम होता है, 20 साल होता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका जो होता है वो मोर देन 80 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ CO2 की तुलना में 80 गुना ज़्यादा होता है। तो आप समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा होता है। अब ये देखते हैं कि मैथेन कहाँ से निकलती है, वेयर इज मैथेन कमिंग फ्रॉम, मैथेन आ कहाँ से रही है। तो आप देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन मैथेन इमिशन सीम्स टू बी बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। तो ये बायोलॉजिकल है ओरिजिन के अंदर, रेदर देन हैव बीन रिलीज फ्रॉम बिलो अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि है ना, यहाँ पे देखो वेटलैंड से काफ़ी ज़्यादा, जो गीली भूमि होती है, जो आर्द्र भूमि होती है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपका मैथेन का इमिशन होता है। फॉसिल फ्यूल का जो एक्सट्रैक्शन होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या निकलता है, फॉसिल फ्यूल का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ से भी जो लॉक्ड मीथेन है वो निकलती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हो गया, मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन इमिशन शिफ्ट टू बी बायोलॉजिकल इन ऑरिजिन। जो इंक्रीज हो रहा है इमिशन वो बायोलॉजिकल है ऑरिजिन के अंदर, रेदर देन हैविंग बीन रिलीज फ्रॉम बिलो अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। बस इसका भी काफ़ी वाइटल रोल है, ये भी 129.5 का शेयर रख रहा है मिलियन टन पर ईयर का। लाइफ स्टॉक जो होता है वो भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, काफ़ी ज़्यादा मैथेन रिलीज करता है। ठीक है, जो आपका गोबर होता है, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, और भी जितना भी लाइफ स्टॉक है, गाय के भैंस की बात ना करें, जितना भी लाइफ स्टॉक है, तो सब जो है अपने एक्सक्रीटा में से ही CO2 निकालते हैं, और उनकी जो प्रोसेसिंग होती है पेट के अंदर उसके बाद भी मीथेन निकालते हैं एक्सक्रीटा में से भी, और अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद भी मैथेन गैस निकलती है, इसी को ध्यान रखना, रिलीज होती है मैथेन गैस, है ना। उसके बाद लैंडफिल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह से, नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स वगैरह से, राइस कल्टिवेशन से, बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर से, एंड टर्माइट्स जो होते हैं और अदर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, सबसे यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से CH4 का इमिशन होता है। अब देखते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या दिखाया हुआ है इसके अंदर, देखते हैं कि मोर देन 25% ऑफ, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, सो तो यहाँ पे बताया गया है रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 25% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोर देन 25% रेस्पॉन्सिबल है मीथेन, एंड 1.5 ऑफ द ग्रोथ इन ट्रोपोस्फेरिक जो आपकी ओजोन फॉर्मेशन है, ठीक है, तो 1/2 ऑफ द ग्रोथ इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। इंडिया अमंग द टॉप 5 मीथेन इमिटर इन वर्ल्ड, तो इंडिया टॉप 5 मीथेन इमिटर के अंदर आता है, ध्यान रखना है आपको, ना। और ये रिपोर्ट कैसे निकाली है ये तो स्पेसिफिकली आपको याद रखना ही है। अब देखते हैं मोर ऑन न्यूज़ के अंदर और क्या है। तो रिपोर्ट वाज लॉन्च एट द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC की जो 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रही है COP27 के अंदर इस रिपोर्ट को निकाला गया है, ठीक है। और ये एग्जामिन्स बेस लाइन प्रोजेक्शन ऑफ द मीथेन एमिशन ओवर द कमिंग डिकेड एंड इम्प्लीकेशंस फॉर ग्लोबल मीथेन प्लेज GMP टारगेट्स के लिए क्या है, उसके लिए ये सब चीज़ें आई है। की फाइंडिंग्स यदि इसकी देखें तो अमाउंट ऑफ द मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ये 260%
और प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में 260%, 260% यहाँ पे क्या हो चुकी है, मीथेन हो चुकी है। अब आपके सामने मेरा क्वेश्चन है कि CO2 की बात करें तो प्री इंडस्ट्रियल एरा का कितना ऊपर जा चुकी है ना, आप बताइए। काइंड ऑफ है ना, इस चीज़ को आप बता सकते हो। और यदि मैं बात करूँ, और एक क्वेश्चन और है वो बाद में पूछेंगे अभी हम। अब देखते हैं, ह्यूमन ड्रिवन जो मीथेन इमिशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 45% ऑफ करंट नेट वार्मिंग। तो वो ह्यूमन जो निकालते हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक यदि मैं बोली तरह से मीथेन इमिशन हो रहा है, वो 45% रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, नेट जो वार्मिंग खराबी हो रही है ना उसके अंदर। 2021 फॉर द लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज रिकॉर्ड, 2021 के अंदर एनुअल जो इंक्रीज है सबसे ज़्यादा हुआ है। तो हिपोक्रेसी है एक तरीके की, या आडंबरपूर्ण है ये, थोड़ा आडंबरपूर्ण नहीं, विडम्बनापूर्ण है ये ना, आयरनिक है कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे प्लेज ले रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, और 2021 के अंदर जिस तरह से रिकॉर्डेड CS4 निकला है वो अपने आप में आयरनिक है। अब आगे देखते हैं, इसमें थोड़ी और रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ध्यान रखना आपको। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है GMP को, ठीक है, और ये 2025, ये तो जो COP26 आपका हुआ था तब ये लॉन्च की गई थी 2021 के अंदर GMP, ठीक है, ग्लोबल मीथेन जो प्लेज है वो, टू कैटलाइज द एक्शन टू रिड्यूस द मीथेन के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, और इस एक्शन को कैटलाइज करने के लिए लाई गई थी। और ये लेड बाई किसके द्वारा की जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन जो यूनियन है उन लोगों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया है, वो लीड कर रहे हैं इसको ना। आगे बताया गया है, एम टू कलेक्टिवली रिड्यूस मीथेन एमिशन बाई एटलीस्ट 30% बिलो 2020 लेवल बाई 2030, ये टारगेट है, कलेक्टिवली एम है ये। यदि हम मेंबरशिप की बात करें तो मोर देन 100 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट हैं, टुगेदर रेस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन कॉज मीथेन एमिशन जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं। तो 100 से प्लस कंट्रीज यहाँ पे क्या है, इसका पार्ट है। इंडिया डिड नॉट साइन द प्लेज, इधर में इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने साइन नहीं किया है प्लेज, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स कंसर्न ओवर द इम्पैक्ट ऑन ट्रेड ऑन द कंट्रीज वास्ट फार्म सेक्टर एंड द रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन रूरल इकोनॉमी। तो जो आपका लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक का काफ़ी वाइटल रोल है हमारे रूरल इकोनॉमी के अंदर, और हम सोच रहे हैं कि कहीं हमारा मतलब ट्रेड से इम्पैक्ट ना हो जाए, ठीक है, और फार्मिंग सेक्टर पे इम्पैक्ट ना हो जाए काफ़ी, तो इस वजह से अभी हमने इस प्लेज को नहीं लिया है, ठीक है। अब देखते हैं ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, एक और है जेम GM, ये क्या है, तो GMP देखा हमने ग्लोबल मीथेन प्लेज, तो हम एडिशनल चीज़ें देख रहे हैं, तो उसमें ये क्या है, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, ये क्या है, एज पर GEM मतलब ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, जस्ट 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द प्लेनेट वार्मिंग मीथेन। तो केवल जो 30 फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं वो हाफ ऑफ द प्लेनेट वार्मिंग मीथेन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ध्यान रखना आपको है ना। तो एनर्जी सेक्टर बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो जेम है आपका, विच एम्स टू डेवलप एंड शेयर इन्फॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर क्लीन एनर्जी। तो इसके लिए क्या है, ये NGO का एक तरीके का नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरह से ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ध्यान रखना आपको। अब देखते हैं इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी। तो इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी क्या है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाई IMEO, कटिंग मीथेन इमिशन इज फास्टेस्ट वे टू टैकल द क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट टर्म। यदि शॉर्ट टर्म में आपने क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो जो मीथेन का है ना इमिशन है उसको कम करना, उसको कट करना है ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये किसने बताया, IMEO ने बताया, इंटरनेशनल जो मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी उन्होंने, है ना, एक इनिशिएटिव जो कि UNEP लीड कर रहा है, 2021 में लॉन्च हुआ है विद सपोर्ट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो ये जो इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी जो है ये भी UNEP का इनिशिएटिव है, ठीक है, UNEP का इनिशिएटिव है ये, है ना। इसका जो एम है तो कैटल है, UNEP का इनिशिएटिव पता चल गया आपको, IMEO है जो कि बोलता है कि मीथेन के इमिशन को कम कर दिया जाए, कटिंग कर ली जाए, तो काफ़ी तेज़ी से काफ़ी फास्टली क्लाइमेट चेंज को शॉर्ट टर्म में रोका जा सकता है। आगे बताया गया है इसका एम है कैटलाइज करना डायरेक्शन ऑफ मीथेन इमिशन को तेजी करना, रफ्तार पकड़वाना, ठीक है, स्टार्टिंग विथ फॉसिल फ्यूल सेक्टर। और आगे बताया गया है कोर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ द ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है ना। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को, उसके बाद अब हम देखते हैं नासा का जो है, नासा अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट शॉर्स इन्वेस्टिगेशन इमिट मिशन। ये क्या है नासा का जो इमिट मिशन है, तो कभी आ जाता है आपसे अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट शॉर्स इन्वेस्टिगेशन मिशन किसका है, तो नासा का है। तो मीथेन जो आगे बोला है सुपर इमिटर्स वर मैप्ड बाई नासा, तो सुपर इमिटर्स है मीथेन के, उनको मैप किया है नासा ने अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट शॉर्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इमिट मिशन जो है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जस्ट इमिट, हाँ। तो इमिट जो मिशन है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए मोर देन 50
सुपर इमिटर्स ऑफ मीथेन गैस इन सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। सुपर इमिटर्स कौन है देखा जाए तो सुपर इमिटर्स facilities, equipment and other infrastructure typically in the fossil fuel, waste or agriculture sectors that emit methane at high rates। तो ये बताया गया है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हमारा जो 1.1 जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें 1.1.2 जो है वो कवर हो गया है। अब हम देखते हैं 1.1.3 के ऊपर आते हैं, जो कि टॉपिक है ओशियन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस। तो ओशियन एसिडिफिकेशन, आर्कटिक आइस के बारे में अब देखते हैं हम यहाँ पे। तो न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक रिसर्चर्स की जो टीम है उन्होंने फ्लैग किया है, फ्लैग चेंजिंग केमिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न रीजन ऑफ आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन के वेस्टर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री चेंज हो रही है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने हाईलाइट किया इस चीज़ को। आफ्टर डिस्कवरिंग एसिडिटी लेवल्स इंक्रीज 3 to 4 times फास्टर देन ओशन वाटर एल्सवेयर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एसिडिटी की जो लेवल है वो 3 से 4 गुना तेजी से बढ़ रही है एज कम्पेयर टू जो दूसरे ओशंस होते हैं उनके। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको देखते हैं थोड़ा। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले इसके रिगार्डिंग और क्या है, ग्लोबल ओशियन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क, तो इसको बोलते हैं गोआ ऑन। तो ये क्या है, ग्लोबल ओशियन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क। तो एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 2012 के अंदर। इसका एम होता है डिटेक्ट करने का और अंडरस्टैंड करने का ड्राइवर्स ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, कौन से फैक्टर्स हैं वो, है ना, इन एस्चुरिन में एंड कोस्टल ओपन ओशियन एनवायरनमेंट्स के अंदर, द रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम क्या होगा इसका, एंड टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑप्टिमाइज द मॉडलिंग स्टडीज। तो ये है गोआ ऑन, याद रखना है आपको अच्छे से, 2012 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है और कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल नेटवर्क है ये, कोलैबोरेटिव है ना, कोलैबोरेट करके बनाया गया है। अबाउट एशियन, जो ओशियन का जो एसिडिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो पीएच का कम हो जाना, रिडक्शन इन पीएच ऑफ द ओशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या होता है, ओशन एसिडिफिकेशन बोला जाता है। तो एज ए डेफिनेशन आप इसको यूज में ले सकते हो। प्राइमरी जो कोज होता है वो अपटेक ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ओशियंस का जो वाटर है, ओशियन जो होते हैं वो CO2 को अपटेक कर लेते हैं, अपने अंदर समा जाता है उनके अंदर CO2, है ना। तो इसकी वजह से एसिडिफिकेशन हो जाता है वाटर का, ओशियन का, है ना। और इम्पैक्ट इसकी वजह से क्या होता है, हार्मफुल टू लाइफ फॉर्म्स लाइंग ऑन द कार्बोनेट बेस्ड शेल्स एंड स्केल्टन्स, अल्टर कर देता है मरीन फूड चेन्स को। तो काफ़ी दिक्कत, मरीन जो पूरे जीव हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है। हाउ डज ओशियन एसिडिफिकेशन वर्क, तो इसके बारे में थोड़ा बता रखा है इन्होंने फ्लो चार्ट के थ्रू कि किस तरह से काम करता है ओशियन जो एसिडिफिकेशन है। तो बताते हैं कि जब 18th सेंचुरी थी, है ना, तो 1800 जब था तो उसमें क्या था, एसिडिटी कम थी थोड़ी और इंक्रीज हो चुकी है एसिडिटी। तो उसमें होता क्या है, देखो पहले 8 के आसपास बता रखा है, ठीक है, एंड 8 से ऊपर है तो वो तो काफ़ी बेसिक होता है, 7 से ऊपर जाते हैं तो हम, अब 8 से थोड़ा नीचे चला गया है ये एसिडिफिकेशन जो है। तो इस तरह से इसमें एक फ्लो चार्ट बता रखा है जिसमें बता रखा है कि भाई कार्बोनेट आयंस होते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, H+C जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, SCO- से बाई कार्बोनेट इस तरह से बनता है। और इसकी वजह से अबंडेंट हेल्थी कॉरल्स, मोलस्क एंड अदर मैरीन जो कैल्सीफायर्स होते हैं वो इस तरह से इसमें सर्वाइव रहते हैं, काइंड ऑफ इसमें बनते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब एसिडिफिकेशन बढ़ता है तो ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूअर स्मॉलर मरीन जो कैल्सीफायर्स हैं उनकी अमाउंट कम हो जाती है, नंबर कम हो जाता है उनका ना। फ्यूअर कार्बोनेट आयंस होता है, यहाँ पे कार्बोनेट आयंस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है जैसे एसिडिफिकेशन होता है। तो ये फ्लो चार्ट में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बता रखा है। आप देखते हैं अबाउट आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जियोग्राफिकल रीजन स्प्रेडिंग अराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के आसपास ये जियोग्राफिकल रीजन फैला हुआ है। जनरली डिफाइंस एज द एरिया विद इन द आर्कटिक सर्किलिंग लाइन ऑफ द लेटिट्यूड, अब ये याद रखना है आपको कौन सी लाइन है वो, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से जो हमारी लाइन चलती है, यहाँ पे दिखा भी रखा है। तो इस पूरे सर्किल को, इस पूरे एरिया को आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कटिक क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज मेकिंग रीजन मोर असेसिबल फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। तो यहाँ पे आइस पिघल रही है, तेजी से पिघल रही है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और दूसरे जो इकोनॉमिक जो यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन किया जा सकता है रिसोर्सेज का, उसके लिए भी फीजिबल होता जा रहा है। तो काफ़ी कंट्रीज इसका बेनिफिट भी उठा रही हैं। लेकिन लार्जर लेवल पे देखें तो ये जो जिस तरह से बर्फ़ पिघल रही है लॉन्गर टर्म में तो ये नुकसानदायक है, आप सभी को पता है इस चीज़ का, तो है ना। तो ऑयल और गैस रिजर्व्स में जो है मेटल मिनरल्स की मिल रही की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। पॉसिबिलिटीज़ टू ओपन नॉर्थ सी रूट एज ए न्यू ट्रेड रूट, तो मैंने बताया था रूट खोलने की पॉसिबिलिटीज़ भी है। ये हेल्प करता है सर्कुलेट वर्ल्ड्स ओशन करंट को एंड कैरेक्टराइज एज वर्ल्ड्स क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर की तरह ये काम करता है। इससे पता चलता है कि भाई कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो दिस इज आर्कटिक सर्कल। इंडिया इन आर्कटिक की बात करें तो इंडिया का क्या स्टेटस है आर्कटिक के अंदर, इसको देखें तो आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम सिंस 2007 विद सेवरल एक्सपीडिशंस अंडरटेक टिल डेट। तो इंडिया में काफ़ी चीज़ों ने इंडिया में पार्ट लिया है, काफ़ी चीज़ों के अंदर इंडिया ने अनवील्ड इट्स फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी इंडिया ने अनवील की है। वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स इन आर्कटिक काउंसिल है इंडिया, और इंडियन आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एट दी
एट नॉर्वे एंड सर्व्स एज द हब ऑफ द इंडियन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिंस 2008। तो हिमाद्री नॉर्वे के पास में इंडियन आर्कटिक स्टेशन है, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। सो ये आर्कटिक के रिगार्डिंग हमने चीज़ों को जाना, थोड़ा और देखते हैं आर्कटिक के बारे में, जस्ट ए मिनट, है ना। तो रिलेटेड न्यूज देखते हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, ये फिनोमिना एंड द डायनामिक्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इन सब चीज़ को देखेंगे। फिर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है उसको देखते हैं। आर्कटिक इज हीटिंग अप 4 times एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो आर्कटिक क्या तेजी से गर्म हो रहा है एज कम्पेयर टू जो दूसरे ओशियंस है ना उनके, इसको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये है क्या आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन? एनहेंसमेंट ऑफ द सरफेस एरिया टेम्परेचर चेंज और आर्कटिक रिलेटेड टू लोअर लैटिट्यूड। तो एनहेंसमेंट ऑफ द नियर सरफेस एयर, enhancement of the near surface air temperature, enhancement of the near surface air temperature change over arctic relative to lower latitudes। तो ये बोला जाता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। कॉज ऑफ ये क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस का जो अल्बेडो फीडबैक होता है उसकी वजह से, लेफ्ट रेट फीडबैक की वजह से, वाटर वेपर फीडबैक की वजह से, ओशियन हीट ट्रांसपोर्ट की वजह से जो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है वो हो रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा? इससे अफेक्ट करेगा ये फौना, उस रीजन की फौना को, पोलर बियर्स को, व्हेल्स वगैरह को, सील्स को, है ना। एंड वुड ओपन अब न्यू ट्रेड रूट्स, वुड फैसिलिटेट फर्दर एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब चीज़ें हम पे होंगी, तो नुकसान भी है तो कुछ फ़ायदे भी हैं, है ना, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के रिगार्डिंग फ्लो डायग्राम बताया गया है, ये सारे फैक्टर्स वाइटल रोल प्ले करते हैं जैसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होता है वो सब दिखा रखा है, लेकिन आपको इतना समझ लेना है कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है जो यहाँ पे बता रखा है। अब देखते हैं ज़ॉम्बी आइस और डूम्ड आइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ज़ॉम्बी आइस और डूम्ड आइस जो है वो, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि ज़ॉम्बी आइस से क्या बताना चाह रहे हैं। तो ज़ॉम्बी आइस फ्रॉम मैसिव ग्रीनलैंड ice sheet will eventually raise global sea level by at least 10 inches। तो ग्लोबल सी लेवल 10 इंच से बढ़ सकता है या बढ़ जाएगा ये ज़ॉम्बी आइस फ्रॉम मैसिव ग्रीनलैंड आइस शीट से ये की वजह से। ये है क्या? इसको देख लेते हैं। इट इज द आइस दैट इज स्टिल अटैच्ड टू द थिकर एरिया ऑफ आइस बट इज नो लॉन्गर गेटिंग फेड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आइस की फेडिंग होती रहती है कंटिन्यूसली, है ना, और आइस जो है फेडिंग की वजह से लगातार बनी रहती है, लेकिन उसकी कंटिन्यूस फेडिंग नहीं हो रही है। इस वजह से दो लार्जर ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ ग्लेशियर आर गेटिंग लेस रिप्लेनिश स्लो। तो रिप्लेनिशिंग स्लो नहीं मिल रही है ग्लेशियर्स को, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े टूट टूट के नीचे आ रहे हैं, पानी के अंदर आ रहे हैं, बह के आगे आ रहे हैं काइंड ऑफ, और ये सभी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बताया जा रहा है कि 10 इंच तक ग्लोबल सी लेवल को बढ़ा देगी ये, और इससे आप समझ सकते हो कि जो कंट्रीज हैं, है ना, और आइलैंड कंट्रीज वगैरह हैं उनके ऊपर कितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो आपको साफ साफ यहाँ पे समझ आ रहा होगा। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022, इसको देखते हैं। तो जो आपका आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022 है वो रिलीज किया गया है किसके द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको। पहले तो यूएस का नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, NOAA, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंस्टीट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022 जो है NOAA के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि जिसकी की फुल फॉर्म है यूएस नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। एनुअली सिंस 2006 से ये इस काम को करते आ रहे हैं। ये पीयर रिव्यूड शॉर्ट्स दैट प्रोवाइड एंड अप टू डेट एनवायरमेंट इन्फॉर्मेशन ऑन आर्कटिक, जो कि अप टू डेट एनवायरमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आर्कटिक के बारे में। इसके की हाईलाइट्स क्या रहे हैं रिपोर्ट के? तो आर्कटिक कंटिन्यूज टू वार्म मोर देन ट्वाइस एज फास्ट रेस्ट ऑफ द ग्लोब, ये बात बोली गई है। एंड परसिस्टेंट समर सी आइस ड्यू टू कूलर सरफेस वाटर एंड नॉर्थ विंड्स एट चुक्सी सी। तो ये चुक्सी सी के पास में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो चुक्सी सी को भी देख लेना, उसकी लोकेशन भी आपको देख लेनी है यहाँ पे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 1.1 नंबर का टॉपिक जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। 1.2 नंबर के टॉपिक पे आ चुके हैं। ये फर्स्ट लेक्चर इसलिए थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, आगे के लेक्चर्स को थोड़ा लंबा बनाएंगे अब, ताकि जल्दी से इस मैगजीन को हम फास्टली कवर कर सकें। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल मैगजीन है, ठीक है। तो यदि आपने हमको फॉलो अप तक नहीं किया तो फॉलो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि तुरंत आपके पास जो है नोटिफिकेशन आए जैसे ही वीडियो अपलोड हो और आप उसको तुरंत देख सके, ठीक है। और इसके बाद वाले लेक्चर्स को हम बड़ा बनाएंगे, थोड़ा तेजी से करेंगे, फास्टली करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है, इस वजह से इसको काफ़ी निटिगिटी और हॉलिस्टिकली हम इसको करेंगे पूरे चीज़ों का ध्यान रखते हुए। धन्यवाद।